हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्ले 11th। तो मैं हूं आपकी शगुन दीदी और यहाँ पे हम कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, हमने जितना भी थियोरेटिकल पोर्शन था, जो आपके चैप्टर में चीज़ें थी, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 लेके ख़त्म कर दी थी। और अब मैंने जब बहुत सारे कमेंट सेक्शन में पढ़े थे, तो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम प्लीज़ एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज ज़रूर करवा देना एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो मैं आपके लिए यही चीज़ लेके आई हूँ। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं। चैप्टर का नाम रहेगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स और एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं, सो दैट अगर आप लास्ट मोमेंट में भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एटलीस्ट यहाँ से आंसर्स को लर्न करके अपने पेपर में लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो ये छोटा सा मोटिव रहेगा। बट हाँ, अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही थियोरेटिकल पोर्शन उसका देख लेना। 1.5 आवर्स से लेकर 2 आवर्स तक की वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है। स्पीड बढ़ा के भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, मैं आपको डिटेल में करवाने वाली हूँ। ठीक है, और ये भी दिखाऊंगी कि देखो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 से ये वाले क्वेश्चंस जो है इनका आंसर वहाँ से लिया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होने वाली है। बट एक चीज़ और थी जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी थी, दैट इज़ कि जब मैं व्यूज़ देख रही थी ना, तो अगर मैं बात करूँ पार्ट 1 पे, तो कंपैरेटिवली पार्ट 1 पे हर एक चैप्टर के व्यूज़ जो है वो ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्ट 2 वाला पोर्शन पे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, वो लोग आप मुझे बताओगे कि कमेंट सेक्शन में क्या दिक्कत है, पार्ट 1 में मज़ा नहीं आ रहा, या फिर पार्ट 1 जो है आपको लगता है कि आधा चैप्टर हो गया है, वो सफिशेंट है आधा चैप्टर करने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से सिर्फ यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप एक चैप्टर भी कर रहे हो तो उसे पूरा करो। कोई भी चैप्टर आधा नहीं करके जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ना कहीं से भी आ सकते हैं, पार्ट 1 में से भी आ सकते हैं, पार्ट 2 में से भी आ सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आप एक भी चैप्टर कर रहे हो तो उसको 100% कंप्लीट करना। चाहे आपके पास टाइम कम हो, आपको कम चैप्टर्स करने हैं, बट एक भी चैप्टर करोगे तो पूरा 100% उस चैप्टर को करोगे। ठीक है, तो जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, क्यों बच्चे पार्ट 1 ज़्यादा देखते हैं, पार्ट 2 में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, व्यूज़ नहीं आ रहे मतलब बच्चे उसको देख नहीं रहे, क्यों नहीं देख रहे, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको या तो कमेंट सेक्शन में बता दूंगी या फिर उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। क्लियर है? चले, तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर रहेगा पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें थियोरेटिकल पोर्शन एस ब्लॉक एलिमेंट्स का है वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे देने वाली हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और यहाँ पे जो आंसर्स मैंने लिए हैं वो भी अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में से आंसर्स कुछ मैंने डायरेक्टली लगाए हैं, आप वहीं से लर्न करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ी सी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, तो आपके ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे। ये अल्कली मेटल था ग्रुप 1, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल था। ये सारे एलिमेंट्स की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी कि किस तरीके से डाउन द ग्रुप मूव करने पर मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, इन सब पे फर्क आ रहा है। आपकी पीरियोडिक ट्रेंड्स देखिए कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस पे क्या आपका इफेक्ट होता है, आयनिक रेडियस पे क्या इफेक्ट होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, मेटालिक करेक्टर पे क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो हमने देखा। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप देखा, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप देखा। लिथियम का अपना एक एनोमलस बिहेवियर था वो हमने देखा, बेरिलियम का अपना एक खुद का अलग बिहेवियर था, वो हमने एनोमलस बिहेवियर की केमिकल रिएक्शन देखी। फिर इन दोनों की केमिकल रिएक्टिविटी को भी हमने यहाँ पे कंपेयर करा और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड से सोडियम के और कैल्शियम के वो हमने डिस्कस करके चैप्टर को वाइंड अप कर दिया है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन का फर्स्ट बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये बोल रहा है व्हाट आर द कॉमन फिजिकल एंड केमिकल फीचर्स ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स आपके ग्रुप 1 मेटल्स होते हैं। ठीक है, वो कॉमन एंड आपके केमिकल फीचर्स एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट्स के भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये मैंने पार्ट 1 में करवाया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। एल्कली मेटल के लिए पूछा है तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए पूछा है तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो कॉमन फीचर्स की अगर हम बात करें, कॉमन फिजिकल एंड आपके केमिकल फीचर्स की बात करें, तो फिजिकल फीचर्स में आप जनरलाइज करके ये लिख सकते हो कि भाई जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। डाउन द ग्रुप जाते जाते आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है ना।
इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। आप आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में लिख सकते हो, ये कॉमन केमिकल फीचर्स है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है। जिसका छोटा साइज होगा वो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी दिखाएगा। और ये भी आप लिख सकते हो जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं वो यूनि पॉजिटिव होते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहते हैं। तो ये तो आपके जनरल फिजिकल ट्रेंड्स हो गए। यहाँ पे आप मेटालिक करेक्टर भी लिख सकते हो कि डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर आपका इंक्रीज करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट केमिकल रिएक्टिविटीज में आप उनकी रिएक्शन टूवर्ड्स योर एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ दिखा सकते हो। उसमें आप ये दिखा सकते हो कि लिथियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है। आपका सोडियम रिएक्ट करेगा तो सोडियम परऑक्साइड बनाएगा। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम रिएक्ट करेगा तो सुपर ऑक्साइड बनेगा। आपको मैंने ये भी बताया हुआ, अगर आपको इसका डिटेल मतलब समझना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज करता है, वो सारा मैंने पार्ट 1 में करवाया है, वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ऑक्साइड्स क्या होते थे, O2- ऑक्साइड्स होते थे, O2- आपके परऑक्साइड्स होते थे। और O2 मॉलिक्यूल के पास एक नेगेटिव चार्ज हो तो ये आपका सुपर ऑक्साइड होता था। सुपर ऑक्साइड का साइज बड़ा होता था तो इसको बैलेंस करने के लिए बड़ा केटाइन चाहिए होता था। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है तो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्टिविटी आप ऑक्सीजन के साथ लिख सकते हो, साथ के साथ केमिकल रिएक्टिविटी आप नाइट्रोजन के साथ लिख सकते हो। ठीक है, नाइट्रोजन में आपको ये इंपॉर्टेंट है कि लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ मिलकर लिथियम नाइट्राइड बनाता है। सिर्फ लिथियम ही अपने ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। ये आप सेकेंड केमिकल रिएक्शंस लिख सकते हो एल्कली मेटल्स के लिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप हैलोजेंस के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। जो भी आपके एल्कली मेटल्स हैं वो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके MX बनाएंगे, मेटल हैलाइड्स बनाएंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप अगर लिखना चाहो तो कोवेलेंट नेचर के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, रिएक्टिविटी विद डाईहाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो मेटल जो है H2 के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। दिस इज M+H-। ठीक है, MH भी लिख सकते हो, मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है जहाँ पे मेटल यूनि पॉजिटिव करेक्टर में होगा और H- के करेक्टर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर आप लिख सकते हो कि मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। और ये सारे क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप केमिकल रिएक्टिविटी में लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी लिख सकते हो कि एल्कली मेटल्स को जब हम अमोनिकल सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है और एक आपका कंडक्टिंग सॉल्यूशन भी होता है जो इस केमिकल रिएक्शन से आप रिप्रेजेंट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी आपकी केमिकल रिएक्टिविटीज़ हैं और ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, एल्कली मेटल्स की। क्लियर हो गया। इसको मैंने पार्ट 1 में करवाया हुआ है। डिटेल में अगर आपको समझना है तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 1 में मैंने आपको करवाया हुआ है। अदरवाइज आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट्स लेके नोट्स लेके पढ़ सकते हो और अपने आप लर्न करके उसको एग्जाम में लिख के आ सकते हो। ठीक है, डन विथ 10.1। ठीक है, चैप्टर 10 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 बैक एक्सरसाइज का 10.1 हमने कर लिया है। चलिए मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रेडेशन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे एल्कली मेटल की पूछी थी, अब उसने अल्कलाइन अर्थ मेटल का पूछ लिया। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रेडेशन पूछा हुआ है तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की लिख के आने हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जनरलाइज करोगे तो ये आपकी जनरल प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये NH2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस होती है, इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, हार्डनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, डाउन द ग्रुप इनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते हैं। अल्कली मेटल से कंपेयर करोगे तो आयनिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस कम होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख के आनी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में लिख के आ सकते हो और ये डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। ठीक है, मेटालिक करेक्टर इनका डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी जनरलाइज करके आप लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो वहां तक आप लिख के आना। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हमारा हो गया है। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो किस तरीके से फिजिकल ट्रेंड वहां पे देखने को मिलता है, साथ के साथ क्या केमिकल रिएक्शंस वो कॉमनली दिखाते हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको कंपेयर करके पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कंपेरिजन करा है। पार्ट 1 में अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक ट्रेंड को कंपेयर करा है।
पार्ट 2 में केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कली मेटल्स एंड इनक्लाइन आउट मेटल्स को हमने कंपेयर करा, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप दैट वोंट बी एनी प्रॉब्लम नाउ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10.3 पे चलते हैं। एल्कली मेटल्स आर यूजुअली नॉट फाउंड इन योर नेचर। बेसिकली वो ये बोल रहा है कि जो आपका एल्कली मेटल्स है, जैसे सोडियम की बात करें तो वो सिर्फ सोडियम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, या लिथियम जो है लिथियम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो नेचर में एज अ न्यूट्रल या एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आपको इसके पीछे का रीजन तो पता ही है। हमें पता है कि एल्कली मेटल्स का जो साइज होता है, एल्कली मेटल्स पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं और इनका साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा साइज होता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज आपका डिक्रीज करेगा, साइज आपका डिक्रीज करेगा। जो एल्कली मेटल्स है सबसे ज़्यादा लेफ्ट साइड पे है तो सबसे ज़्यादा साइज उनका ही होगा। अब उनका साइज ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। क्या है? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो जल्दी से आपकी जो एल्कली मेटल्स हैं वो किस में चेंज होना चाहते हैं? यूनिपॉजिटिव आयन में चेंज होना चाहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहते हैं, है ना। और इसके पीछे का एक रीजन और है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी जो नोबल आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उनको कैसे लिखते हो? नोबल गैस NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं यूनिपॉजिटिव के टाइम में जाएंगे तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाली है ना। एक इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर देंगे तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ऑब्वियसली ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, लुइस ने बोला था। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आपका मेटल, एल्कली मेटल एज अ यूनिपॉजिटिव के टाइम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसलिए वो एनायंस के साथ कंबाइन करके आपके कभी मेटल हेलाइड्स बना लेते हैं, कभी मेटल ऑक्साइड्स बना लेते हैं, परऑक्साइड्स बना लेते हैं, सुपर ऑक्साइड्स बना लेते हैं, सो ऑन। कभी मेटल कार्बोनेट्स बना लेते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें वो फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसलिए वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एक तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इट हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म अ यूनिपॉजिटिव केटायन ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे अपने आप। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या बोला है? फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम पेरोक्साइड। या दिस इज योर सोडियम पेरोक्साइड। मैंने आपको फॉर्मूला भी याद करवाया था, बट स्टिल ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालते हैं तो ध्यान से देखिए। जब हम बात करते हैं Na2O2, ठीक है, तो सोडियम की बात करेंगे तो 2 सोडियम है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालनी है तो X ले लो। क्लियर हुआ? 2 कितने हैं? ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 होती है। ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 मान के चलेंगे। अब क्या होगा? 2X। एक सेकेंड, हाँ, इसको ना इस तरीके से नहीं करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनोगे। Na2O2 की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज O2 2-। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये पेरोक्साइड होता है, उस तरीके से आप नहीं निकाल सकते। एक तो सोडियम हैज द एबिलिटी टू फॉर्म पेरोक्साइड आयन, ठीक है, तो ये O2 2- के फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में रहता है। क्लियर है? अभी मैं आपको समझा रही हूँ, मेरी बात समझो। दिस इज O2 2-, तो ओवरऑल O2 के ऊपर क्या चार्ज आएगा? -1 का चार्ज आएगा। तो सोडियम को आप कैसे लोगे? 2 सोडियम लोगे, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स X निकालेंगे। O2 का एज अ 1 मॉलिक्यूल लोगे, उसके ऊपर एक -1 का चार्ज है तो -1 लगा दोगे इक्वल्स टू 0। सॉरी, 2 का चार्ज है ना, हाँ, O2 के ऊपर 2 का चार्ज है ना, 2- का चार्ज है तो -2 लगा दोगे इक्वल्स टू 0। तो 2X इज इक्वल्स टू 2 आएगा, X की वैल्यू कितनी आएगी? +1 आएगी। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज जब हम पेरोक्साइड की बात करते हैं तो पेरोक्साइड मतलब इस तरीके का बॉन्ड होता है, एक नेगेटिव चार्ज इसके पास, एक नेगेटिव चार्ज इसके पास। सो दिस इज O2 2-, ठीक है। तो यहाँ पे आपका O2 2- आप यहाँ पे कंसिडर करोगे, O2 को एक ही मॉलिक्यूल कंसिडर करोगे और उसके ऊपर 2- का चार्ज है तो 2 सोडियम और ओवरऑल चार्ज O2 के ऊपर -2 इक्वल्स टू 0, तो 2X इक्वल्स टू 2, सोडियम के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे और लिख के आओगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नहीं, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि लिथियम का जो ऑक्साइड है वहाँ पे ऑक्सीजन एक एटम है और इसके ऊपर 2- चार्ज है। सोडियम जो है पेरोक्साइड्स बनाता है, पेरोक्साइड्स का मतलब O2
2- होना चाहिए। पोटाशियम जो है आपका क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या है, यहाँ पे O2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये आपको नॉलेज होगी। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि O2 2- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो आप गड़बड़ कर ही आओगे। सोडियम को 2x प्लस O2 का एज अ होल मॉलिक्यूल लो, ऊपर -2 का चार्ज है इक्वल टू 0 कर दो, तो 2x इज इक्वल टू 2x की वैल्यू +1 हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम कितनी आएगी, +1 यहाँ पे आने वाली है। क्लियर है। जब तक आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ये नहीं पता होगा आप गलत ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आओगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, 10.5 पे चलते हैं। एक्सप्लेन वाई सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटाशियम। तो अगर हम बात करें ग्रुप 1 मेटल्स की, सो वी हैव ली ना क्या रूबी के साथ फ्रेंचर होगी। डाउन द ग्रुप क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। सोडियम से ज्यादा है क्योंकि पोटेशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज्यादा है क्योंकि इसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो। क्लियर हुआ। चलिए इसको फटाफट से नोट करिए फिर आगे चलते हैं। ओके चलें आगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 10.6 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है। क्या बोला है, कंपेयर एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। तो यहाँ पे अगर आपको याद है तो ये मैंने पार्ट 1 में करवाया था और मैंने आपको ये बताया था कि एल्कली मेटल्स का जो साइज है, ग्रुप 1 मेटल्स को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, उनका साइज की अगर हम बात करें तो एल्कली मेटल्स का जो साइज है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा होता है। अगर साइज बड़ा होगा तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। मोर ओवर एल्कली मेटल्स की NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है लास्ट शेल में और इसकी NS2 होती है। तो ये सॉर्ट ऑफ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फुली फिल्ड है तो ये स्टेबल है ना, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। फुली फिल्ड है तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो अगर आपसे बोले कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करो तो ग्रुप 1 की एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 से कम होने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेंड में अगर आप लिखना चाहो तो एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 से कम होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक ऑक्साइड या बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स की नेचर की बात करी गई है। सो बेसिकली आपका जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ज़्यादा बेसिक नेचर के होते हैं। तो जिसमें मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होगा आप उनको ज़्यादा बेसिक बोल सकते हो, उनके ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होंगे क्योंकि इनका साइज ज़्यादा है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी ईजी है। अगर हमें मेटालिक करेक्टर की बात करनी है तो एल्कली मेटल्स की हाई मेटालिक करेक्टर होगा, इनके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हाई मेटालिक करेक्टर होगा, रीजन बिहाइंड दैट इज कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है और दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होगा क्योंकि मेटालिक करेक्टर इज डिफाइंड बाय एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसकी मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है तो एल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिसिटी उनकी ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें तो ग्रुप 1 मेटल ऑक्साइड्स की बेसिसिटी ज़्यादा होती है ग्रुप 2 की। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन ग्रुप 1 की जो सॉल्युबिलिटी होती है हाइड्रोक्साइड्स की वो ग्रुप 2 से ज़्यादा होती है लैटिस एंथैल्पी के कारण, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। बाकी मैंने इसको डिटेल में पार्ट 1 में करवाया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में पार्ट 2 में करवाया है केमिकल रिएक्शंस के उसमें। तो ये चीज़ आप यहाँ पे इस तरीके से नोट कर सकते हैं। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन 10.7 पे चलते हैं। वो बोल रहा है योर लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप्स विद मैग्नीशियम। हम जानते हैं शो सिमिलैरिटी विद मैग्नीशियम, यही आपका डायगोनल रिलेशनशिप है। कौन कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप्स देखने को मिल रहा है। ये जो आपका मैंने करवाया है पूरा पार्ट 2 में करवाया है, मैंने उसका क्लिप भी यहाँ पे लगा दिया है। दिस इज द आंसर ऑफ योर पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी है जो लिथियम और मैग्नीशियम कॉमनली दिखाते हैं, तो वो ये सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। आप एडिशनली लिख सकते हो दे हैव
बोथ सिमिलर, दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों ही हार्ड है। लिथियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेसिस है। लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बना रहा है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहा है। लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज कर जाते हैं लिथियम ऑक्साइड और वाटर में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज कर जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर में। ठीक है, ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज ये है, और 6, 7, 8, 9, 10 इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे याद कर सकते हो। लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है तो मैग्नीशियम भी मोनोऑक्साइड बनाएगा। लिथियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज करते हैं लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ऐसे मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ये सॉलिड बाइकार्बोनेट्स नहीं बनाते दोनों। ठीक है, डिकम्पोजेस टू लिथियम नाइट्रेट्स और मैग्नीशियम नाइट्रेट्स जो है वो डिकम्पोज कर जाते हैं टू गिव यू लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे ही बात करेंगे MgNO3 होल ट्वाइस की। ठीक है, दोनों के हाइड्रोक्साइड जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल, आपके ये वाले पॉइंट आप लिख सकते हो। कोवलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा लिथियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड में। ठीक है, और इथेनॉल में वो सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। दूसरा, दोनों ही हाइड्रेटेड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके, फटाफट से इसे नोट करिए फिर आगे चलेंगे। ओके, आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, मेरा थोड़ा सा ना गला खराब है, तो बट स्टिल क्योंकि वीडियो प्रोवाइड करने तो हम पूरा करेंगे यहाँ पे, बट आई गेस वो एनर्जी आपको फील नहीं हो रही होगी, थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, चले आगे। सो यहाँ पे 10.8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10.8 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन मेथड्स। अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स की, अगर हमें उसको रिड्यूस करके बनाना है वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमें पता है जो एल्कली मेटल्स हैं या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और वो आपके केटायनिक फॉर्म में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो आप रिडक्शन करके तो बना ही नहीं सकते। इन दोनों की ही आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। अगर दोनों की ही आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, दे हैव द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट इज दे आर रेडिली एबल टू ऑक्सीडाइज देमसेल्फ। वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, उनको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो रिडक्शन मेथड से उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते, ऑक्सीडेशन मेथड से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फटाफट से इसको लिख लीजिए 10.8। इसके बाद अगर हम बात करें वाया पोटेशियम एंड सीजियम रादर दैन लिथियम यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको बताया था। अगर एक मेटल सरफेस के ऊपर अगर आप सनलाइट पास करते हो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, hν अमाउंट से, hν एनर्जी से वो आ रही है, तो उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजेक्ट आउट हो जाता है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलना, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का लॉस इज अगेन योर आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट। आपका जो पोटेशियम है या सीजियम है, हम जानते हैं डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। ठीक है, लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, नीचे जाते जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, कम एनर्जी पे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। लेकिन लिथियम की एक्सेप्शनली वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अगर हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, है ना। अगर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट तो हम क्या बोलने वाले हैं, हम क्या बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन डिफिकल्ट है तो इट वोंट शो योर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट विल नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर हुआ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम की वजह से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अगर आपको 2-3 लाइन एग्जाम में पहले लिखनी है तो आप ये वाला पॉइंट लिख के आ सकते हो। इसको मैंने पार्ट 1 में बिल्कुल एंड में करवाया है, बिल्कुल लास्ट पोर्शन में मैंने आपको ये पार्ट 1 में करवाया है। इन केस अगर आपको समझना है तो वहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है,
Okay, moving to your next question, 10.10. Alkali metal dissolves in liquid ammonia. The solution can acquire different colors. Explain the reason. तो आपको ये पता होना चाहिए कि alkali metals जो है, they have the tendency to lose an electron and convert into the ionic state. और इसी की वजह से अगर आप alkali metal को एक ammoniated solution में डाल देते हो, अमोनिया एज अ सॉल्वेंट में डाल देते हो, तो यहाँ पे x मोल्स ऑफ अमोनिया जो है मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देंगे इस तरीके से, ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर +2, और y इलेक्ट्रॉन्स जो है अमोनिएटेड फॉर्म में यहाँ पे रहने वाले हैं, y इलेक्ट्रॉन्स जो है अमोनिएटेड फॉर्म में रहने वाले हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आपका जो सॉल्यूशन है वो कलर्ड होता है। जनरली अगर लो कॉन्सेंट्रेशन हो तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट होता है, ब्लू कलर का बन जाता है ये वाला सॉल्यूशन, और ये पैरामैग्नेटिक होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिंग नेचर का भी यहाँ पे देखने को मिलता है। बट हाँ, अगर आप हाई कॉन्सेंट्रेशन में आप डालते हो एल्कली मेटल्स को, हाई कॉन्सेंट्रेशन में आपने एल्कली मेटल्स को डाल दिया, तो यही इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप कर जाएंगे, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप करके डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे इसका कलर ब्लू से ब्राउन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों कलर आ रहा है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन, इस अमोनिएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर और कंडक्टिविटी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये वाली बात आ जाती है, ये केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन ओवरऑल चार्ज नेगेटिव करके लिख सकते हो, ठीक है ना। चलें आगे। Okay, let's move to 10.11. Beryllium and magnesium do not give color to the flame, whereas alkaline earth metals do so. ठीक है, other alkaline earth metals do so. Again, अगर हम बात करें फ्लेम कलरेशन की, तो फ्लेम कलरेशन क्यों होता है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका मेटल है, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो मेटल हैज द टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, मेटल +2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स में वो निकल जाता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल को छोड़ के हायर शेल में जाएंगे, हायर शेल में कुछ एनर्जी या फ्लेम से एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर शेल में जाएंगे, बट वापस भी तो इनको नीचे आना है। जब ये वापस अपने शेल में वापस आते हैं तो ये कुछ अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट के फॉर्म में छोड़ देते हैं, विजिबल लाइट यहाँ पे इनकी उसमें निकल जाता है, ठीक है। तो आपके एल्कली मेटल्स जो है डिफरेंट फ्लेम कलरेशन देते हैं, लेकिन अगर आपकी बात करें बेरिलियम की और मैग्नीशियम की, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करते, या फिर इनसे इलेक्ट्रॉन निकल के एक्साइट नहीं होते, एक्साइट नहीं होंगे तो फ्लेम कलरेशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। आंसर में क्या लिखना है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम्स हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, देयरफॉर नो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन टेक्स प्लेस एंड हेंस नो फ्लेम कलरेशन हैपेंस, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। इसके बाद 10.12 की बात करते हैं, डिस्क्राइब द वेरियस रिएक्शन फॉर इन द सॉल्वेज प्रोसेस। तो सॉल्वेज प्रोसेस अगर आपको याद हो तो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन है। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट .10 या डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इज योर वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये सॉल्वेज प्रोसेस के 3 स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो। सबसे पहले अमोनिया को वाटर और CO2 में डालते हैं तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट में NaCl डालते हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर अगर आप फिर हीटिंग करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन हो जाती है, CO2 और वाटर निकल जाता है। जो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड निकला उसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बना सकते हो। ये अमोनिया जो निकला है वापस से आपका रिएक्टेंट में यूज़ हो सकता है। तो ये जो 3-4 स्टेप्स है, फिर सोडियम कार्बोनेट को पानी में डाल देना, वो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आपने ले लेगा। ये 3-4 स्टेप्स जो है यही आपके सॉल्वेज प्रोसेस है। अगर आपको सॉल्वेज प्रोसेस के बारे में लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है पार्ट 2 में, ऑलमोस्ट इन द एंड पार्ट,
ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ योर सोडियम में मैंने यहाँ पे डिस्कस करा, पार्ट 2 में आप इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। बट ये 4 स्टेप्स किसके हैं? सॉल्वेज प्रोसेस के हैं, ठीक है। इसके बाद जो सॉल्वेज प्रोसेस है सिर्फ सोडियम कार्बोनेट को ही प्रिपेयर करने में काम आता है। हम यहाँ से पोटेशियम कार्बोनेट इन रिएक्शन से नहीं दिखा सकते। पोटेशियम कार्बोनेट को क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते? क्योंकि अगर आपको पोटेशियम कार्बोनेट प्रिपेयर करना है तो अमोनिया को वाटर के साथ और CO2 के साथ ट्रीट करके अमोनियम बाइकार्बोनेट आप बना दोगे। बट देन ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना है इसको फिर KCl के साथ ट्रीट करते पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता। पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में रहता है, वो जल्दी से आपका हीटिंग करके आप उसमें से प्रेसिपिटेट नहीं बना सकते पोटेशियम कार्बोनेट के। तो ये सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्रिस्टल फॉर्म में या लेस सॉल्युबिलिटी होती है उसको हीट करके सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते फ्रॉम पोटेशियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस। यहाँ पे आपका पूरा आंसर मैंने लिखा हुआ है, ये भी मैंने आपको पार्ट 2 में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करा है, कर तो अभी भी दिया है बट पार्ट 2 में अगर और अच्छे से देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हो। It may be mentioned that solvent process cannot be extended for manufacturing of your potassium carbonate, K2CO3 आप नहीं बना सकते because potassium hydrogen carbonate KHCO3 जो है वो बहुत ज़्यादा solubilized फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसको आप प्रेसिपिटेट आउट नहीं कर सकते, वहाँ से पोटेशियम कार्बोनेट भी आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद 10.13 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10.13, 10.12 भी हो गया। 10.14 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है? Why is lithium carbonate decomposed at lower temperature while sodium carbonate is decomposed at higher temperature? So अगर हम बात करें लिथियम कार्बोनेट की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें लिथियम का बहुत ही छोटा सा साइज है और फजान्स रूल के अकॉर्डिंग स्मॉलर द कैटायन हायर इज द एबिलिटी टू फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड। तो लिथियम कार्बोनेट जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है और कोवलेंट कंपाउंड्स बहुत रेडिली लो टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज कर जाते हैं। सोडियम का साइज बड़ा है। सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडियम कार्बोनेट एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है और आयनिक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो लिथियम कार्बोनेट आपका कोवलेंट कंपाउंड है, इसलिए वो लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर जाता है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट आयनिक कंपाउंड है, हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज करता है। क्लियर हुआ? चले आगे, चलिए 10.15 करते हैं। सो यहाँ पे बोला हुआ है कंपेयर द सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स एंड दोज ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पहले एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स के बारे में डिस्कशन करो, फिर उनके कार्बोनेट्स के बारे में डिस्कशन करो और फिर उनके सल्फेट्स के बारे में डिस्कशन करो। तो ये आपके सारे आंसर्स रहेंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ नाइट्रेट्स ऑफ बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर soluble in water because they have high hydration enthalpy than the lattice enthalpy of the metal nitrates. Nitrates of both the group are thermally unstable but they decompose differently. दोनों ही ग्रुप के जो नाइट्रेट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और लेकिन वो अलग तरीके से ही डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आपका सोडियम नाइट्रेट की बात करें, सिर्फ ग्रुप 1 एलिमेंट्स में लिथियम को छोड़ के जितने भी मेटल नाइट्रेट्स हैं वो किस तरीके से डिकम्पोज करेंगे? मेटल नाइट्राइड के फॉर्म में डिकम्पोज करेंगे और O2 को रिलीज कर देंगे। इसमें एक्सेप्ट लिथियम आ जाता है, ठीक है। ये लिथियम कार्बोनेट नहीं, लिथियम नाइट्रेट होगा, लिथियम नाइट्रेट को छोड़कर, ठीक है। ग्रुप 1 में लिथियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करना है तो वो लिथियम ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और O2 गैस को रिलीज करता है। ग्रुप 2 की अगर हम बात करें, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लिथियम नाइट्रेट की तरह ही डिकम्पोज करेंगे। MnO3 होल ट्वाइस की बात करते हैं, मतलब मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्रुप 2 है तो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, NO2 और O2 रिलीज करेगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स में ही लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनकी कार्बोनेट्स की, तो यहाँ पे कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1 आर soluble in water एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट थर्मली आपका स्टेबल होता है,
जब आप इसको हाई टेम्परेचर देते हो तो वो डिकम्पोज करता है लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 1 वाले जो है वो सॉल्युबल है, लेकिन ग्रुप 2 वाले जो कार्बोनेट्स है वो इनसॉल्युबल, बिकॉज इनकी लैटिस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से। देखो जब भी इनसॉल्युबिलिटी की बात आ जाए, इनसॉल्युबिलिटी की बात आ जाए तो यहाँ पे आप हाई लैटिस एंथैल्पी बोल सकते हो। हाई लैटिस एंथैल्पी की वजह से इनसॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी की बात आ जाए, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो तो ये कह देना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। अगर कोई इनसॉल्युबल है तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी उनकी डोमिनेट कर रही है, वो ज़्यादा है। और अगर कोई सॉल्युबल है तो इसका मतलब उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेट कर रही है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इनका लैटिस एंथैल्पी हायर होता है एज कम्पेयर टू द हाइड्रेशन एंथैल्पी। और डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं तो कार्बोनेट की स्टेबिलिटी ऑर्डर इंक्रीज करता है, क्योंकि कार्बोनेट बड़ा एनाइन है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए बड़ा केटाइन चाहिए, जैसे आपका रेडियम हो गया, सीजियम हो गया। तो डाउन द ग्रुप जो थर्मल स्टेबिलिटी है, दोनों जो स्टेबिलिटी है आपके कार्बोनेट्स की ग्रुप 1 में भी इंक्रीज होती है, ग्रुप 2 में भी इंक्रीज होती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। बात करते हैं सल्फेट्स की, तो सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 1 आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अगेन हाइड्रेशन एंथैल्पी वहाँ पे ज़्यादा होगी एक्सेप्ट लिथियम सल्फेट। इसके बाद लिथियम सल्फेट जो है वो आपका थर्मली स्टेबल है। Solubility of sulfates of group 2 decreases down the group and due to domination of your lattice energy over hydration enthalpy, ठीक है। डाउन द ग्रुप आपकी solubility डिक्रीज करे, क्योंकि आप लिख सकते हो solubility डिक्रीज करे तो लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज करी होगी और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो रही होगी। हम जानते भी साइज बढ़ता है तो लैटिस हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2 आर थर्मली स्टेबल एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज ऑफ लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। ओके, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। मूविंग टू योर 10.16, स्टार्टिंग विद द सोडियम क्लोराइड, व्हाट वुड यू प्रोड्यूस टू प्रिपेयर सोडियम मेटल। अगर आप हाउ विल यू प्रिपेयर द सोडियम मेटल, अगर आपको सोडियम क्लोराइड एज स्टार्टिंग मटेरियल दे दिया, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि आप सोडियम को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। तो ये वाली करवाई थी मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड से आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, सोडियम मेटल को प्रिपेयर कर सकते हो। आपको एक्वा सॉल्यूशन नहीं, फ्यूज्ड लेना है, मेल्टेड फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड लेना है। जब फ्यूज सोडियम की बात करते हैं तो उसमें Na पॉजिटिव और Cl माइनस ही केटाइंस और एनाइंस प्रेजेंट होते हैं। एक्वस में H पॉजिटिव और OH माइनस भी होते हैं। तो अपने को सिर्फ फ्यूज से आपके सोडियम को प्रिपेयर करना है। आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हो, ठीक है। इसका ज़्यादा डिटेल में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम क्लास 12th में करेंगे, बट यहाँ पे Na पॉजिटिव होता है और यहाँ पे Cl माइनस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो Na पॉजिटिव इधर जाएगा, जिस इलेक्ट्रोड पे केटायन जा रहे हैं उसे कैथोड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे Cl माइनस एनाइन इधर जाएगा, जिस इलेक्ट्रोड पे एनाइन जाएगा उसे एनोड बोलते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है आपको। तो सोडियम पॉजिटिव कैथोड पे जाएगा, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम को प्रिपेयर कर देगा। तो सोडियम आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये किस पे हुई, कैथोड पे हुई, कैथोड पे रिडक्शन हुई। एनोड पे क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो Cl माइनस क्या करता है, Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, ठीक है। बट Cl आपका हाफ ऑफ Cl2 के फॉर्म में आप लिखोगे, क्योंकि Cl एज अ एलिमेंट नहीं Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से आप सोडियम को प्रिपेयर कर सकते हो और ये केमिकल रिएक्शंस आप लिख के आ सकते हो। इसके बाद अगर आपको सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो यहाँ पे ये वाला प्रोसेस कैस्टनर केलर सेल के अंदर आप ये वाली रिएक्शन करवाते हो। ये मैंने आपको करवाई हुई है। सोडियम को इलेक्ट्रॉन, सोडियम पॉजिटिव NaCl में अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन अगर आप लेते हो इस सेल के अंदर तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, कैथोड पे मिल जाता है। कैसे, सोडियम क्लोराइड के अंदर आप एक्वा सॉल्यूशन में डालो तो Na पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, सोडियम बनाता है, ठीक है। कैथोड पे रिडक्शन होती है। सोडियम को मर्करी के साथ फ्यूज करके अमेल्गम प्रिपेयर करा जाता है, फिर अमेल्गम के हाइड्रोलिसिस करके आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये एक्वा सॉल्यूशन अगर आप लेते हैं NaCl का तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा,
फ्यूज सॉल्यूशन लेते हैं, फ्यूज मतलब मेल्टेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेते हो तो यहाँ पे आपको सोडियम मिलेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद अगर आपको पेरोक्साइड बनाना है, थर्ड पार्ट में ये पेरोक्साइड है, तो सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, सोडियम पेरोक्साइड स्टेबल होता है तो मेजर क्वांटिटी में बन जाता है। एंड द फोर्थ पार्ट इज किस तरीके से सोडियम कार्बोनेट बनाओगे। सोडियम क्लोराइड आपको दे दिया, तो सोडियम क्लोराइड को अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से आप रिएक्शन कराते हो। अगर आपको याद है तो यहीं से हमने अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाया था। अमोनियम बाइकार्बोनेट को आपने फिर सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करा था तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया था। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते तो सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन हो सकती है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हमने सॉल्वेज प्रोसेस में 1 और 2 स्टेप देखा था, इसने कंबाइन करके इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारा पोर्शन कर सकते हो, ठीक है। तो हमने चारों की केमिकल प्रिपरेशन देख ली। अगर सोडियम क्लोराइड दिया होगा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलें आगे चलते हैं। तो 10.17 करते हैं। क्या होता है अगर मैग्नीशियम को एयर में बर्न करे, तो आपको पता है मैग्नीशियम अगर एयर में बर्न करेगा तो आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वहाँ पे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और इसकी जो फ्लेम होती है जब बर्न करता है तो काफ़ी ज़्यादा डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ वो बर्न करता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्विक लाइम को सिलिका के साथ ट्रीट करा हुआ है। क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 के साथ ट्रीट करे तो कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लोरीन रिएक्ट्स विद स्लेक लाइम, तो क्लोरीन आपका ये स्लेक लाइम है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्लियर है ना। इसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड, जब कैल्शियम नाइट्रेट को हीट कर रहे हो तो ये ग्रुप 2 नाइट्रेट है। ग्रुप 2 नाइट्रेट ऑब्वियसली NO2 और O2 डिकम्पोज करके देगा, बताया था। कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, NO2 और O2 बना देगा। यहीं पे अगर ग्रुप 1 मेटल आपका नाइट्रेट होता तो वो क्या आपका नाइट्राइट में चेंज हो जाता और O2 रिलीज करता है, एक्सेप्ट फॉर लिथियम। क्लियर है। तो ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। डन। आगे चलते हैं। यहाँ पे 10.18 में ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। डिस्क्राइब 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग। कास्टिक सोडा का क्या फीचर है, सोडियम कार्बोनेट और क्विक लाइम का क्या इंपॉर्टेंस है। कास्टिक सोडा की बात करते हैं तो सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी काम आता है। सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, लॉन्ड्री और क्लीनिंग पर्पस में काम आता है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में भी काम आता है। क्विक लाइम की बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन में ये काम आता है। यूज इन प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर आपके सीमेंट में काम आता है। तो कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी एप्लीकेशन पार्ट से। इसको फटाफट से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया था अगर बेरिलियम क्लोराइड है तो इसके 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। हाई टेम्परेचर में एज अ मोनोमर एग्जिस्ट करता है, एज अ मोनोमर एग्जिस्ट करता है बीच में, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। बेरिलियम क्लोराइड की बात करते हैं वेपर स्टेट में, ठीक है। वेपर स्टेट में बात करते हैं तो बेरिलियम क्लोराइड जो है वो डाइमराइज कर जाता है। ये एक BeCl2 का मॉलिक्यूल, ये दूसरी BeCl2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के चक्कर में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये डाइमर के फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया। ये वेपर स्टेट में, ये हाई टेम्परेचर अगर कोई पूछ ले तो मोनोमर के स्टेट में एग्जिस्ट करता है। BeCl2 इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड की अगर हम बात करें तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये डाइमर है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो, बहुत सारे बना सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है ना, इस तरीके से आप सॉलिड स्टेट में बना सकते हो। आगे चलते हैं, इसको फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई होप इट्स वेरी क्लियर। इसके बारे में मैंने आपको बेरिलियम क्लोराइड के बारे में मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया, पार्ट 2 में बताया, वो आप कर सकते हैं। इसको फटाफट से नोट करिए एक बार।
चलिए आगे चलते हैं, 10.20 की बात करते हैं। The hydroxides and the carbonates of sodium and potassium are easily soluble in water, while the corresponding salts of magnesium and calcium are sparingly soluble in water. ठीक है, सो आपके जो हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स हैं ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर। जब भी सॉल्युबिलिटी की बात आएगी आप क्या लिखेंगे कि पोटेशियम के, सोडियम के या फिर कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड्स हो, सॉल्युबिलिटी है तो हाइड्रोक्साइड्स हो या कार्बोनेट्स हो, ये सॉल्युबलाइज कर सकते हैं। सॉल्युबलाइज करने का जब भी रीजन आपको लिखना हो तो बोल देना इनकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी देन लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, क्लियर हुआ। और इसके बाद बोला हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो आपके जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स जो हैं इनके अंदर सॉल्युबिलिटी कम है, द रीजन बिहाइंड दैट इज इनकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होने वाली है, हाइड्रेशन एंथैल्पी इनका डोमिनेट नहीं करता। आप देखो सोडियम पोटेशियम का साइज छोटा होता है, ठीक है, तो वो जल्दी से इसकी आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, वो सॉल्युबलाइज कर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग, लाइमस्टोन, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। का इंपॉर्टेंस क्या है, ये दो इंपॉर्टेंस हैं, सारे आप लिख सकते हो, लर्न करना पड़ेगा। देर एक्सटेंसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्योर हाई क्वालिटी पेपर, लाइमस्टोन की बात कर रहा है। माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट, फिलर इन कॉस्मेटिक्स, यूज एज एंटासिड। ठीक है, सीमेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल यूज फॉर कंक्रीट रीइंफोर्स्ड सीमेंट्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपके डेंटिस्ट्री में काम आते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने में, आपका आर्ट में काम आता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्डिंग्स में काम आते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स जो है आपका प्लास्टर चढ़ाते हैं तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। चलिए, व्हाट आर द लिथियम सॉल्ट्स कॉमनली, व्हाई आर लिथियम सॉल्ट्स कॉमनली हाइड्रेटेड। ठीक है, और अदर एल्कलीज आर एनहाइड्रस। जैसे आपने देखा होगा लिथियम हेलाइड जो है, सिर्फ लिथियम का ही हेलाइड, दो वाटर मॉलिक्यूल्स वो आपके इसमें हाइड्रेशन में दिखा रहा है। लिथियम हेलाइड जो है वो कॉमनली हाइड्रेटेड रहते हैं क्योंकि लिथियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका साइज छोटा होता है, लिथियम का साइज स्मॉल होता है। अगर लिथियम का साइज स्मॉल होता है तो इनकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। तो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से ये आपके सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। क्लियर हुआ, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं। 10.23 की बात करते हैं। वाई इज लिथियम फ्लोराइड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, वेयरएज लिथियम क्लोराइड जो है सॉल्युबल नॉट ओनली इन वाटर बट ऑल्सो इन एसीटोन। ठीक है, ये आपका 10.23 है। सो बेसिकली अगर हम बात करें लिथियम फ्लोराइड की तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई लैटिस एंथैल्पी होती है। मैंने आपको फिर से बताया, जब भी इस क्वेश्चन में फर्क आप अटक जाओ, इनसॉल्युबिलिटी की बात आ रही है तो आप लिख दो, क्योंकि इनके स्मॉल साइज होते हैं, स्मॉल साइज ऑफ केटाइंस जहाँ पे होंगे या एनाइंस जहाँ पे होंगे तो उनकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी। जब स्मॉल साइज होंगे तो हाई लैटिस एंथैल्पी होगी। हाई लैटिस एंथैल्पी की वजह से लो सॉल्युबिलिटी होने वाली है या फिर इनसॉल्युबिलिटी होने वाली है। तो आपके जो लिथियम फ्लोराइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। क्लियर है। बाकी दूसरा आप जानते हो लिथियम हेलाइड्स क्या होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं। क्लियर हुआ। वैराज अगर हम बात करें लिथियम क्लोराइड में, क्योंकि आपका जो केटाइन है और एनाइन है इनमें साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, पुअर ओवरलैपिंग की वजह से पुअर लैटिस एंथैल्पी होती है, या फिर आप बोल सकते हो इनकी लो लैटिस एंथैल्पी होगी और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने वाली है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये सॉल्युबलाइज कर जाएंगे वाटर के अंदर भी। कोवलेंट तो ये भी है, बट हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से इन कंपैरिजन टू लैटिस एंथैल्पी लिथियम क्लोराइड जो है वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। लिथियम जो है वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने एक और चीज़ करी थी कि लिथियम हेलाइड्स की बात करें तो लिथियम छोटू से हैं, ठीक है, फ्लोराइड छोटा है, फिर क्लोराइड आता है थोड़े बड़े साइज का, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड।
डाउन द ग्रुप अगर आपका एनायन का साइज बढ़ता है तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो लिथियम आयोडाइड ज़्यादा कोवलेंट होगा एज कम्पेयर टू लिथियम ब्रोमाइड, एज कम्पेयर टू लिथियम क्लोराइड, एज कम्पेयर टू लिथियम फ्लोराइड। तो लिथियम क्लोराइड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होने की वजह से वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एसीटोन में भी डिजोल्व कर जाते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से वो एसीटोन में डिजोल्व हो जाते हैं। इनकी लैटिस एंथैल्पी कम होती है इसलिए वो आपके वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं करते। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए 10.24 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम इन योर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। तो आपको बताना है जो सोडियम आयंस होते हैं वो सोडियम पोटेशियम पंप क्रिएट करते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ योर नर्व सिग्नल। ठीक है, क्लियर है। ट्रांसपोर्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पोटेशियम आयंस की बात करें तो आपके एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को, दे पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका मॉलिक्यूल होता है आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में। मैग्नीशियम आयंस के बारे में आप एंजाइम यूटिलाइजेस एटीपी इन अ फॉस्फेट ट्रांसफर्स रिक्वायर मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर। ठीक है, मैग्नीशियम इज अ पिगमेंट यूज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स टू। कैल्शियम के बारे में आपके बोन्स में प्रेजेंट होता है, टीथ में प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। 10.24 का आंसर है। 10.25 की अगर हम बात करें तो व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर। तो आपको पता है सोडियम मेटल है उसको पानी में डालेंगे तो पानी इज अ सोर्स ऑफ H पॉजिटिव एंड OH माइनस आयंस। सोडियम हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू द आयन। Na पॉजिटिव OH माइनस के साथ मिलके NaOH बना लेता है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स लेके H2 गैस को रिलीज कर देते हैं। इस तरीके से आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सोडियम मेटल इज हीटेड विद फ्री सप्लाई ऑफ एयर। जब आप सोडियम मेटल को हीट करें ऑक्सीजन के साथ तो इसका पेरोक्साइड स्टेबल होता है तो Na2O2 बन जाता है। थर्ड में सोडियम पेरोक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर। जब आप सोडियम पेरोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो नॉर्मल ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, पेरोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 आपका H2O2 पेरोक्साइड H2O2 के फॉर्म में रिलीज होगा। यहीं पे सुपर ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते तो ऑक्सीजन भी अलग से निकलता। तो ये तीनों केमिकल रिएक्शन आपके 10.25 का आंसर हो गया। मूविंग टू 10.26, कमेंट ऑन द ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मोबिलिटी के बारे में आपको कमेंट करना है एक्वस स्टेट में। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था लिथियम पॉजिटिव का साइज स्मॉल है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है। इनकी क्या है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड स्टेट में रहता है। ठीक है, इसका हाइड्रेटेड रेडियस बड़ा हो जाता है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। हाइड्रेटेड रेडियस बड़ा होने की वजह से अब ये बड़ा हो गया है तो इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर है सही बिल्कुल। लिथियम इज द ओनली अल्कली मेटल टू फॉर्म नाइट्राइड्स। यस, दिस इज वेरी वेरी ट्रू। आप यहाँ पे लिख सकते हैं लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके Li3n बनाता है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन लिख के आ सकते हैं। और यहाँ पे मेटल टू पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिडक्शन रिएक्शन दिखा रहा है। और बोला हुआ है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के लिए सारी ही वैल्यू कांस्टेंट रहती है। द रीजन बिहाइंड दैट इज, आप लिख सकते हैं सी पार्ट में, जो रिडक्शन वैल्यू है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1, वो मेटल की सब्लिमेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, वो मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करती है, और साथ के साथ वो मेटल की हाइड्रेशन एंथैल्पी पे भी डिपेंड करती है। ये 3 फैक्टर्स जो है वो आपके रिडक्शन पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और तीनों आपके कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के लिए ये तीनों फैक्टर्स एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल इनका सेम होता है। ठीक है, E0 या E वैल्यू मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपका बोला हुआ है। क्लियर है, ये तीनों फैक्टर्स सेम वैल्यू आती है तीनों के लिए, तो सेम आता है। 10.27 की बात करते हैं। स्टेट एज टू बाय अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एल्कलाइन। सोडियम कार्बोनेट किससे बनता है, H2CO3 में NaOH डाल दो। ये एक वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड इज बेसिक एल्कलाइन। आगे चलते हैं। एल्कली मेटल्स आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज क्लोराइड। ऑब्वियसली अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है
तो फ्यूज मतलब मोल्टन NaCl को ही यूज करके आप करते हो। जब मोल्टन NaCl लोगे तो Na पॉजिटिव और Cl- ही प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे Na पॉजिटिव के थॉट पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और Na में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्कली मेटल आप फ्यूज्ड के साथ ही लेते हैं। बट यहीं पे अगर आपने एक्वस NaCl लिया तो एक्वस NaCl में Na पॉजिटिव और Cl- के अलावा H पॉजिटिव भी होगा और OH- भी होगा। आपके थॉट पे जाने के लिए दो कीटाइंस है, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव यहाँ पे जी जाता है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्वस NaCl के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो H2 बनेगा, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तब जाके Na मिलेगा। तो फ्यूज्ड फॉर्म लेना जरूरी है। सोडियम इज फाउंड इज मोर पावरफुल दैन पोटेशियम। ऑब्वियसली सोडियम की आपकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2O2 इन वाटर। फटाफट से आप लिख सकते हैं। बैलेंस प्लीज आप खुद कर लेना एक बार। वैसे दिस इज ऑलरेडी नॉट, दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। KO2 की वाटर में डालोगे, पेरोक्साइड है, KOH देगा, H2O2 भी देगा और O2 भी देगा। सोडियम कार्बोनेट बना देगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सो पेरोक्साइड जो है, हाइड्रोक्साइड्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड और O2 रिलीज करते हैं। चलें आगे। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन? बेरिलियम ऑक्साइड इज मोस्टली इनसॉल्युबल देन बेरिलियम सल्फेट। अगर ये इनसॉल्युबल है तो इसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है। लैटिस एंथैल्पी ऑफ BeO इज कंपैरेटिवली हायर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी लिख सकते हैं। बेरियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल बट बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल। बेरियम ऑक्साइड का सॉल्युबल बोला है तो बेरियम ऑक्साइड की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा बोल दो, कर लेना। इसके बाद लिथियम आयोडाइड इज मोर सॉल्युबल देन Ki इन इथेनॉल। ऑब्वियसली लिथियम आयोडाइड जो है, लिथियम का साइज छोटा है एज कंपेयर टू आयोडाइड। अगर ये छोटे साइज का है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे इथेनॉल में ज़्यादा सॉल्युबल रहेगा। 10.31 की बात करते हैं, ये सारे आपको चीज़ें लिखी हुई है, आप इसको प्लीज़ कर लेना। 30 की बात करते हैं। लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करते तो मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज करते तो सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा कम सबसे कम होगा। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स गिव हाइड्रेटेड सॉल्ट्स? सबसे छोटा साइज हाइड्रेटेड सॉल्ट उसका मिलने वाला है, लिथियम का हाइड्रेटेड सॉल्ट ज़्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन मेटल कार्बोनेट्स इज थर्मली मोर स्टेबल? डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ती है तो बेरियम कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सारी कर ली है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब था, कोई बात नहीं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थोड़ी सी एनर्जी की बात करें तो आई फील बच्चे थोड़ा सा डाउन फील करेंगे, बट कोई बात नहीं, लेट्स बिट कोऑपरेट, ठीक है। आपको भी पता है कोविड चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है, तो जस्ट बी सेफ, जस्ट बी फाइन, ठीक है। आपके पास ऑप्शन नहीं है बीमार होने की, ना ही हमारे पास ऑप्शन है बीमार होने की, और ना ही हम हो सकते हैं, ठीक है। होपफुली विल रिकवर सून। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। ऐसी और भी अगर आपको वीडियोस चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उसको हम प्रायोरिटाइज करके बना देंगे अगर वो आपके एग्जाम्स में आ रही है, ठीक है। सिंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिमांडेड फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास, आई थॉट दैट वी शुड मेक अ क्लास। NCERT बैक एक्सरसाइज अगर बच्चों को करवा देते हैं तो वहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों के अंदर, ठीक है, तो इसलिए मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री का मिलने वाला है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।